बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, आज हमारा 70-41 का लेक्चर नंबर 6 है। और बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि आज के लेक्चर में हम बेसिक चीज़ कौन सी चीज़ हम बेसिक जो है अपनी वो अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डीएनएस। मेरे ख्याल में डिस्क्राइब नेम रेजोल्यूशन इधर मैंने लिखना था, वो लिख नहीं पाया। डिस्क्राइब नेम रेजोल्यूशन, डीएनएस स्टैंड फॉर। ठीक है, हम ये देखेंगे कि डीएनएस क्या होता है, कहाँ कैसे इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल क्यों किया जाता है उसको, और फिर उसके बाद वो वर्क कैसे करता है। उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम थोड़ा बेसिक लेवल से पढ़ेंगे कि हमें एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हमारा जो डीएनएस सर्वर है वो एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीएनएस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डीएनएस की डेफिनेशन आप कर सकते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसा भी आप इसकी डेफिनेशन देख भी सकते हैं, लिखी हुई है मैंने, लेकिन अगर आपको मैं वैसे बताना चाहूँ तो जब भी आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम पे होता है, सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क पे होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं उस कंप्यूटर का एक नेम होता है और एक आईपी होता है। आप उस सिस्टम को या तो उसके नेम से एक्सेस करते हैं या आईपी से एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये नेम और आईपी किस तरह काम करते हैं। ठीक, अक्सर आपने देखा होगा जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे हमारी वेबसाइट है उर्दू आईटी एकेडमी। आप सिंपल अपने ब्राउज़र में लिखते हैं उर्दू आईटी एकेडमी और वो बैकएंड पे ले जाके डायरेक्ट आपको हमारे सर्वर से ही कनेक्ट करता है, वो किसी और के सर्वर से कनेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डीएनएस उसकी एंट्री है डोमेन नेमिंग सर्वर की, हमारी वेबसाइट की, उसके अगेंस्ट हमने एक आईपी दिया हुआ है उसको, ये वाला। ये फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल, हमने उसको ये आईपी दिया हुआ है। तो जैसे ही कोई कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है उर्दू आई टी डॉट कॉम की, तो एक्चुअली वो जो नेम है वो ट्रांसलेट हो जाता है आईपी के अंदर। जो ट्रांसलेट कौन करता है? आपका डोमेन नेमिंग सिस्टम या डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर उस नेम को लेके आईपी में ट्रांसफर करता है और उसके बाद उस आईपी को तलाश करता है। देखिए, आईपी आपका यूनिक होता है ओवर द वर्ल्ड। जो आपका पब्लिक आईपी है वो आपका हमेशा यूनिक रहेगा और वो किसी और सिस्टम को असाइन नहीं किया जाएगा। तो वो यूनिक आईपी, जैसे ये एक यूनिक आईपी है, कोई भी ट्रैफिक किसके ऊपर आती है तो इसका मतलब वो उर्दू आईटी की ट्रैफिक है या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट की ट्रैफिक है। तो जब उसके पास वो ये आईपी आ जाता है तो इस आईपी आने के बाद वो इस पे ट्रैफिक भेजता है, फिर आपके पास वो डोमेन या वो आपकी वेबसाइट एक्सेस होती है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डीएनएस की कि ये आपके नेम को आईपी में और आईपी को नेम में ट्रांसलेट करता है, जो आपके लिए हेल्प करते हैं आपको अपने किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। इसके लिए मैंने एक इमेज बनाई है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास डीएनएस क्लाइंट आप इसे कह सकते हैं, या अपना नॉर्मल विंडोज 7 का क्लाइंट है। आपने अपने यहाँ बैठे रिजॉल्व करने की कोशिश की, आपने एक्सेस किया ये वेबसाइट को। ठीक है, जैसे ही आप ये वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो ये ट्रैफिक सबसे पहले आपके डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। वो लोकेट करेगा कि आपका डीएनएस सर्वर कौन सा है। अगर तो वो पब्लिक है, ओपन है वेबसाइट, जहां से पूरी दुनिया उसको एक्सेस करती है, तो जो डीएनएस सर्वर है वो भी पब्लिकली ओपन होना चाहिए। ये आपका नहीं होगा। आप डिफरेंट वेंडर्स, डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, आप उनसे ये डीएनएस सर्विस की सोल्यूशन लेते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। लेकिन अगर मैं वेबसाइट की बात ना करूं, मैं आपके लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे हम एक एक्टिव डायरेक्टरी हमने इंस्टॉल की है, तो आपने देखा होगा कि उसके साथ आपका डोमेन नेमिंग सर्वर, जो स्टार्टिंग में उसने हमें वार्निंग भी दी थी कि ये मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, वो इंस्टॉल हो गया था। अब जब वो इंस्टॉल हो गया था तो अभी तक हमने उसको नहीं देखा कि एक्चुअली वो डोमेन नेमिंग सर्वर बैक एंड पे कर क्या रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, और अगर वो डोमेन नेमिंग सर्वर ना हो तो उसकी अहमियत क्या है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर जब भी आप किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको बैक एंड पे उसका वापस आपके सिस्टम को एक आईपी असाइन करता है कि ये आईपी है इस वेबसाइट के अगेंस्ट। ठीक है, जब आपके पास ये आईपी आ जाता है, ठीक है, तो फिर आप उस आईपी पे आपका सिस्टम रिक्वेस्ट करता है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं कि ये देखें, जैसे आपने वेब ब्राउज़र खोला है और आपने रिक्वेस्ट की www.urduit.com फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट है आपकी, ये आपके ग्लोबली जितने भी डीएनएस सर्वर लगे हुए हैं, इनको हम रूट सर्वर्स भी कहते हैं, रूट सर्वर्स जो लगे हुए हैं उसके पास जाएगी। ये डीएनएस सर्वर आपको इस वेबसाइट के अगेंस्ट एक आईपी देगा कि इस वेबसाइट का आईपी जो मेरे पास लिस्टेड है वो है 198.61190.243। जब आपके कंप्यूटर के पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आपका कंप्यूटर उसके बाद एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा इस आईपी के ऊपर। जब इस आईपी के ऊपर भेजेगा तो
जैसे मैं बता चुका हूँ कि पब्लिकली आईपी यूनिक है, तो ये एक यूनिक आईपी है जो एक्सेसिबल है पूरी दुनिया के लिए, और वो यहाँ पड़ा हुआ है ये सर्वर। जब इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी और एक्चुअली इसके ऊपर वेबसाइट होस्ट करती है, तो ये HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा आपके कंप्यूटर को, और आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसकी अदर एग्जांपल अभी हम लैब करेंगे, तो मैं आपको जो सिस्टम नेम्स होते हैं उनको रिजॉल्व करके दिखाऊंगा। हम एक दो एंट्रीज करके देखेंगे कि वो एंट्रीज कैसे ऐड होती हैं, रिजॉल्व कैसे नाम होता है, और आईपी से नेम कैसे बदला जाता है, और नेम से आईपी कैसे बदला जाता है। अच्छा, ये आपकी डीएनएस की बेसिक क्लास है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा डीएनएस के अंदर कि ए रैकेट क्या होते हैं, सी रैकेट क्या होते हैं, ये वो, क्योंकि अभी हमारे नेक्स्ट एग्जाम जो है उसके अंदर ये चीज़ें हमें दोबारा इसको करना है कवर। इसलिए अभी मैं आपको इस एग्जाम में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ हर चीज़ की, कि आप अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी जॉब भी कर रहे हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो एक्चुअली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होनी चाहिए। अगर मैं यहीं आपको थोड़ा सा डीप ले जाऊंगा, तो बहुत से लोग आप में से इस तरह हैं जो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, और उसके बाद जब एडवांस पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह उस चीज़ की समझ आएगी। ठीक है, डीएनएस के अंदर जब हम बात करते हैं डोमेन नेमिंग सर्वर के अंदर, तो उसके अंदर 3 जोन्स होते हैं। ठीक है, पहला जोन को हम कहते हैं इसका प्राइमरी जोन। प्राइमरी जोन क्या होता है? प्राइमरी जोन ये होता है कि जितनी भी एंट्रीज होती हैं, लाइक वो अगर डोमेन नेम की एंट्री है, सिस्टम की एंट्री, आईपी की एंट्री है, नेम की एंट्री, वो आपके हमेशा डीएनएस के प्राइमरी जोन में रहेगी, और वो उस डोमेन का प्राइमरी जोन होगा। ठीक है। अच्छा, इसकी डेटाबेस फाइल कहाँ लोकेट करती है? अगर आप सिस्टम 32 में डीएनएस के फोल्डर में जाएंगे तो आपको इसकी डेटाबेस फाइल वहां से मिल जाएगी डीएनएस की। और प्राइमरी जोन के अंदर जब आप एंट्रीज करते हैं, तो वो आपका एक डोमेन का सिर्फ एक प्राइमरी जोन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा जोन है वो है सेकेंडरी जोन। सेकेंडरी जोन है करता है, सेकेंडरी जोन जो आपके प्राइमरी जोन में एंट्रीज हुई होती हैं उसको अपने पास रिट्राइव कर लेता है, रीड कर लेता है, कॉपी कर लेता है, ताकि अगर जो आपका फर्स्ट डीएनएस सर्वर है वो किसी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो आपका जो सेकेंडरी सर्वर है जो सेकेंडरी जोन के तौर पे काम कर रहा है उस डोमेन के लिए, वो आपकी उन डोमेन्स को रिजॉल्व कर सके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक तीसरा जोन होता है जिसको हम कहते हैं स्टब जोन। स्टब जोन क्या करता है, जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, ये करता है, ये आपके अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डोमेन चल रही है mylab.com, और स्टब जोन उसकी इंफॉर्मेशन रखेगा कि mylab.com के अगेंस्ट मेरे पास कितने प्राइमरी जोन्स हैं, कितने सेकेंडरी जोन्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, ये वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करता है और वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो होगी थी थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन के बेसिक, इसकी अंडरस्टैंडिंग। डीएनएस से काम करता है, डोमेन नेमिंग सर्वर है, आईपी को नेम में या नेम को आईपी में चेंज करने के काम आता है। अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब से पहले ही मैंने सच एक छोटी सी डायग्राम बनाई थी आपके लिए एक वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका जोन है ये है आपका प्राइमरी जोन। ठीक है, इसको आपने एक जोन आपने दे दिया microsoft.com का प्राइमरी जोन। अब इसका एक सेकेंडरी जोन है प्राइमरी जोन का example.microsoft.com। ठीक, अच्छा, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो होगी डेव की। अगर आप एंट्री करेंगे DEV के केस को आईपी दे देंगे तो वो बन जाएगा dev.microsoft.com। अगर कोई इससे एक्सेस करेगा तो उसके अगेंस्ट उसको एक आईपी मिल जाएगा। www की एंट्री करेंगे तो www.microsoft.com हो जाएगा ये। इसी तरह जब आप इसके सेकेंडरी जोन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है, क्योंकि ये खुद एग्जांपल है, एग्जांपल डॉट, क्योंकि रूट डोमेन तो यहाँ है ना, ये जोन है, तो यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट बताएंगे microsoft.com, यहाँ आप यहाँ बताएंगे सेकेंडरी में example.microsoft.com या example.com। ठीक है, तो अब जब इसके बाद आप एक एंट्री करेंगे FTP की, तो ये ftp.example.microsoft.com हो जाएगा, या यहाँ जिस तरह dev की है तो dev.microsoft.com हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो मैंने आपको रूट डोमेन्स की बात की, जब आप इंटरनेट पे होते हैं तो इंटरनेट पे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलती हैं। .com की मिलती है, edu की मिलती है, org की मिलती है, pk की मिलती है, आपको int की मिलती है, ये रूट डोमेन्स हैं। ठीक है, रूट डोमेन्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास अगर आप कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट ये जो डीएनएस सर्वर है जो पूरी दुनिया से एक्सेसिबल है इसके पास है। फिर वो देखता है सबसे पहले, अच्छा ओके, रिक्वेस्ट किसके लिए है microsoft.com के लिए, तो सबसे पहले देखेगा कॉम की रिक्वेस्ट है। कॉम की रिक्वेस्ट है तो वो इस डीएनएस सर्वर के पास भेज देगा। जब इस डीएनएस के सर्वर के पास आएगा वो देखेगा अच्छा माइक्रोसॉफ्ट
डॉट कॉम है तो वो माइक्रोसॉफ्ट के पास भेज देगा। अगर होगी एग्जाम्पल डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम तो ये इसको इस डॉट कॉम से इस सर्वर पे राउट कर देगा और फिर आगे फर्दर इसकी रेजोल्यूशन जो है वो इसकी चेंज होगी। ठीक है, ये तो है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डीएनएस के हवाले से कि डीएनएस क्या होता है, कैसे काम करता है। अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ। और जैसा कि हमने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमने जब इंस्टॉल की थी तो हमने डोमेन नेमिंग सर्वर डीएनएस इंस्टॉल किया था। अभी तक हमने उसे यूटिलाइज नहीं किया और कोई भी हमने एंट्री नहीं की। जो कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है। हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, जोन क्या है, एंट्रीज हम किस तरह कर सकते हैं, ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि एक्टिव डायरेक्टरी के अगेंस्ट जो डीएनएस सर्वर चल रहा है वो किस तरह चल रहा है। ओके ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनएस जो हमारा सर्वर है या डीएनएस जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंस्टॉल हुआ था उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सेस करने के तरीके एक ये है कि आप GUI बेस में अपने सर्च बार में डीएनएस लिखें तो आपके पास ये डीएनएस का आइकन आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डीएनएस का मैनेजमेंट कंसोल आपके पास ये ओपन। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से dns लिखें तो ये भी आपको वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा। ठीक है, ये दो हो गए क्योंकि एक मैंने GUI से ओपन किया था। तो अब जैसे आप इस विंडोज़ में आ चुके हैं इसकी, तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपके पास ये छोटा सा सर्वर आ रहा है और नाम होगा SRV1। ये SRV1 एक्चुअली है क्या? ये SRV1 मेरा ये सर्वर है, क्योंकि इस सर्वर पे ये DNS इंस्टॉल हुआ हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी आपकी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके पास DNS नहीं होगा। क्यों क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि आपकी डोमेन का नाम है फॉर एग्जांपल mylab.local। ठीक है, mylab.local जो आपकी डोमेन है इसके अगेंस्ट कोई आईपी है ना, ये देखें इसके अगेंस्ट क्या आईपी आ रहा है 10.10.1। जब आपका डीएनएस सर्वर ही नहीं है तो आपकी डोमेन नेम किस तरह वो रिजॉल्व करेगा? माई लैब डॉट लोकल को वो रिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा। जब वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा तो आपका कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर कुछ भी आपकी डोमेन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम फॉरवर्ड की बात करते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन की। ठीक है, फॉरवर्ड लुकअप जोन के हम अंदर जाते हैं तो यहाँ आपके पास आपको जोन नजर आ रहे होंगे दो। ठीक है, ये दोनों डिफॉल्ट जोन है इसके। सबसे पहला जो जोन है वो है माई लैब का। ठीक है, माई लैब डॉट लोकल का। इसके अंदर क्या है आपके पास माई लैब डॉट लोकल के अंदर आपके पास डिफरेंट एंट्रीज हैं। पहली एंट्री SRV1 जो कि मेरा ये सर्वर है उसकी है। दूसरी एंट्री ITPC जो मेरा एक विंडोज 7 की मशीन हमने इंस्टॉल की है उसकी एंट्री भी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हो चुकी है। ठीक है, और तीसरी एंट्री इसके अंदर सेम एज अ पेरेंट। सेम एज पेरेंट का मतलब क्या, अगर कोई बंदा माई लैब डॉट लोकल को सर्च करता है तो उसको 10.1.1 का IP मिले। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ अभी के इसके अंदर देखें। अगर अभी मैं पिंग करता हूँ पिंग माई लैब डॉट लोकल को तो मेरे पास IP आ रहा है 10.10.1। ओके, अगर मैं पिंग करता हूँ SRV1 को जो कि मेरा ये सर्वर नेम है, ठीक है, तो अभी मुझे मेरे IPv6 से आ रहा है रिस्पॉन्स। IPv6 से क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका IPv6 इनेबल है और यहाँ मेरे पास इसके IPv6 की एंट्री हुई हुई है। ठीक, सबसे पहले हम इसका IPv6 डिसेबल कर देते, क्योंकि हम नेटवर्क में यूज़ नहीं करते तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। जब कभी हम इसको यूज़ करना चाहें तो तब हम इसकी बात कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसके लिए IPv6 इसका डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं IPv6 डिसेबल कर दूंगा तो मैं अपनी ये एंट्री माई लैब डॉट लोकल की IPv6 की यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और अब जब मैं इसको पिंग करूंगा तो ये मेरे पास SRV1 को मैंने पिंग किया तो ये रिस्पॉन्स दे रहा है SRV01 से। ठीक है, अगर अभी मैं SRV1 डॉट माई मतलब फुल नेम FQDN तो इसका यही है ना, माई लैब डॉट लोकल। ठीक है, तो तब भी ये आपको 1 के सर्वर से रिप्लाई कर रहा है। अगर मैं NS लुकअप करूं, NS लुकअप क्या करेगा कि जो मेरे सिस्टम लोकल में जो मैंने DNS एंट्री की हुई वो 127 की है, ये उस सर्वर के ऊपर एक्सेस हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ मैं जो भी लिखूंगा फॉर एग्जांपल SRV1 लिखता हूँ, SRV1 लिखता हूँ तो SRV1 के अगेंस्ट मेरे पास एंट्री क्या है 10.1 की। माई लैब डॉट लोकल लिखता हूँ उसके अगेंस्ट भी ये। अगर मैं ITPC लिखता हूँ तो ITPC के अगेंस्ट मेरे पास 0.2 की एंट्री है। ठीक है, अब एक और चीज़ इसके अंदर देखते हैं। अगर मैं यहाँ से अपनी ये विंडोज 7 की मशीन को लॉगिन कर सकूँ,
ओके, इसको मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ और मैं सेल्स के यूज़र से ही इसको लॉगिन करता हूँ। अच्छा, तब तक ये लॉगिन हो जाए फिर हम देखते हैं कि ये इसका डोमेन कैसे इसको रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, लॉगिन हो गया ये। अच्छा, अब अगर मैं इसका सी एम डी यहाँ से ओपन करूँ, ठीक है, अब मैं सी एम डी यहाँ से ओपन करके पिंग करना चाह रहा हूँ एस आर वी वन को। तो ये कह रहा है कि एस आर वी वन के अगेंस्ट आपका 10.10.1 का आईपी। अगर मैं 10.10.10.1 को पिंग करता हूँ तो जाहिर बात है तब भी मुझे उससे रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह जब मैं इस सिस्टम पे आके अपनी विंडोज 7 की मशीन को पिंग करता हूँ, जो कि जिसका नाम IT/PC है, ठीक है, तो उससे पिंग आना चाहिए। रिजॉल्व कर रहा है वो 10.10.2 के, लेकिन पिंग नहीं आ रहा। पिंग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी फायरवॉल ओपन होगी या कोई ऐसी सेटिंग होगी जिसकी वजह से वो उसको पिंग नहीं कर पा रहा। लेकिन उसका नेम रिजॉल्व हो रहा है। डीएनएस का काम है नेम रिजॉल्व करना। जहां तक आपका नेम रिजॉल्व हो रहा है वहां तक आपकी जो एंट्री है वो सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी इस वक्त फायरवॉल ऑन है, तो मैं अभी इसकी फायरवॉल को बंद करूंगा और विंडोज 7 पे सर्वर पे जाता हूँ और मैं पिंग करूंगा। अब मेरे सिस्टम से पिंग आना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने IT/PC को पिंग किया है, मैंने किसी उसको पिंग नहीं किया, किसी आईपी को, जो कि मेरी एंट्री यहाँ है। अगर मैं इस एंट्री को राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा तो क्या होगा? जब मैं इस एंट्री को डिलीट कर दूंगा तो मेरा ये सिस्टम IP/PC1 को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी रिजॉल्व कर रहा है क्योंकि इसके डीएनएस कैशे में है। तो मैं करूंगा, मैं सबसे पहले IP कॉन्फ्लिक्ट फ्लश डीएनएस। ओके, और अब हम पिंग करते हैं IT/PC को। ओके, तो ये अभी भी रिजॉल्व कर रहा है। अगर हम देखते हैं इसको, मैं रिफ्रेश करूं इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये एंट्री यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि एंट्री के बगैर वो कभी भी इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। रिजर्व अभी मैंने अभी इसका सेटअप ही नहीं किया। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एंट्री कर दूं यहाँ हमजा पीसी, और यहाँ मैं वही 10.10.10.2 आईपी दे देता हूँ जो कि मेरा विंडोज 7 का आईपी है। तो मैं अगर यहाँ इसको ये कर दूं और उसके बाद मैं इसको CLS करता हूँ, मैं करता हूँ जी पिंग हमजा/PC, तो देखिए मेरे 10.2.2 से रिप्लाई आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे DNS में मैंने अभी हमजा/PC की एंट्री की है। अगर इसी तरह मैं NS लुकअप करूंगा और मैं इस IP का देखता हूं कि इस IP के अगेंस्ट मेरे नेटवर्क में कितनी एंट्रीज हैं, 10.10.2 है। ठीक है, तो इस IP के अगेंस्ट मेरे नेटवर्क में जो एंट्रीज है वो मेरे पास यहाँ से ले आएगा। ठीक है, इस IP इसका सॉरी 10.10.2 है, मेरे पास दो खुले हुए हैं। और अब मैं इसको यहाँ से अगर मैं लिखूं हमजा/PC, तो 10.2 IT/PC था मेरे ख्याल में, IT, हाँ यस, IT/PC। तो कह रहा है कि IT/PC के ज़रिए मेरे पास कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ एंट्री इस जो हमारा ये सर्वर है इसको देख रहा है, वो इस जोन के अंदर आ चुका है। और मैं लिखता हूँ इस जोन के अंदर हमजा/PC, वो कहेगा ओके हमजा/PC के अगेंस्ट 10.10.2 है जो कि पड़ा हुआ है। अगर मैं लिखूँ IT/PC, तो कहेगा IT/PC के अगेंस्ट मेरे पास इस सर्वर में कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ वो एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसका होस्ट नेम देखते हैं, IT/PC ही है, तो अभी हम इसको दोबारा इसके IT/PC के साथ इसकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं हमजा पीसी वाली एंट्री डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो तो एक हमने खुद एंट्री की थी और हमें वो चाहिए भी नहीं। आप एक आईपी के अगेंस्ट जितनी चाहे एंट्रीज वो कर सकते हैं एंट्रीज। ठीक है, और एक नेम के अगेंस्ट आप जितने चाहे आईपी असाइन कर सकते हैं। जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो जो उसको सबसे पहले मिलेगी रिजॉल्व करने के लिए, वो उसको पकड़ेगा, रिजॉल्व करेगा और वो आईपी या नेम आपको उस चीज़ का असाइन कर देगा। ओके, इसमें आपको ज़्यादा अभी इस स्टेज पे डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे आप सिर्फ ये देखें कि जब आपने डोमेन इंस्टॉल की थी तो आप अपने पास चेक कर लें, आपके पास यहाँ आपकी डोमेन का नेम आना चाहिए और यहाँ जितने भी डोमेन सर्वर, जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं डोमेन से, तो वो यहाँ आ जाने चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये एंट्री हमने खुद तो नहीं की, ना मैंने IT/PC की खुद की थी,
जो पहले आ रही थी वो कैसे आई, जब भी कोई कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन करता है तो डोमेन कंट्रोलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी एंट्री डीएनएस के अंदर उसके जो उससे रिलेटेड उसका जोन है, जैसे माई लैब डॉट लोकल उसका जोन है, उस जोन के अंदर वो उसकी एंट्री कर देता है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और अपनी एंट्री वो करता रहता है। इसी तरह आपके पास जितने भी कंपनी का अगर आप खोलते हैं तो जितने भी कंपनी में कंप्यूटर्स होंगे उन सब की एंट्रीज आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, और उसके अगेंस्ट जो आपका नेटवर्क चल रहा होगा, जो आईपी सिस्टम का होगा, वो आईपी आपको यहाँ उसका नज़र आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी ये पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे ए रैकेट क्या होते हैं, सी रैकेट क्या होते हैं, एम एक्स रैकेट क्या होते हैं, अदर नेम रैकेट्स किस तरह काम करते हैं, रिजर्व लुकअप जोन के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, रिजर्व लुकअप जोन क्या होता है। ठीक है, और ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट जोन है उसकी चीज़ें हमने देखी। तो अभी अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और मैं अगर फॉर एग्जांपल न्यू जोन बनाना है तो मैं अपने सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और न्यू जोन पे क्लिक कर सकता हूँ यहाँ से। जब मैं न्यू जोन पे क्लिक करूंगा तो ये सबसे मुझे पूछेगा कि अच्छा ओके, जोन का नेम बताओ, सेकेंडरी है सबसे पहले, स्टब जोन है, या प्राइमरी है। मैं कहता हूँ मेरा प्राइमरी जोन है। ओके का ओके, फॉरवर्ड लुकअप जोन है। फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या करता है, फॉरवर्ड आपके नेम को आईपी में चेंज करता है। जैसे www उर्दू आई टी अकेडमी .com करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपके पास आईपी ले आएगा। लेकिन यही काम अगर मैं आईपी से करूं, जैसा कि आपने भी सीएमडी पे देखा भी होगा कि मैं आईपी से रिजॉल्व नेम नहीं करवा सकता था। क्यों? क्योंकि मेरा रिजर्व लुकअप जोन सेटअप नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन में यहाँ जाता हूँ तो यहाँ मैं जोन का नाम दूंगा फॉर एग्जाम्पल हमजा.com, ये मेरा जोन हो गया। ठीक है, और वो कहता है मैं इसी नेम से एंट्री कर दूंगा आपकी डेटाबेस में, कहूँगा ओके ठीक है। और मैं कहता हूँ डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट, जो मैं एंट्री करूँ सिर्फ वही और अलाउ करेंगे, तो कोई भी क्लाइंट जैसे डोमेन कंट्रोलर डीएचसीपी कोई भी आके इसके अंदर एंट्री कर सकता है डीएनएस के लिए किसी नेम की, और उसके बाद उसको अपडेट भी कर सकता है। फिनिश करूंगा तो यहाँ आपको एक पास हमजा.com का एक नया जोन आपके नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको रिजर्व लुकअप जोन की एक चीज दिखा दूं। हम रिजर्व लुकअप जोन सेटअप नहीं करते, हम क्या करते हैं किसी भी सिस्टम को खोलते हैं और उसको अपडेट पॉइंटर रिकॉर्ड्स कह देते हैं इसके। ठीक है, और मैं एसआरवी करूंगा और उसको भी मैं अपडेट पॉइंटर रिकॉर्ड करूंगा और यहाँ से मैं न्यू जोन बना दूंगा, और न्यू जोन में जाके मैं इसका जो प्राइमरी है वही जोन है टू ऑल डीएनएस जो मेरे माई लैब में चल रहे हैं उसके लिए, और IPv4 बेस्ड है, ये IPv4 को रिजॉल्व करेगा। और नेटवर्क आईडी क्या है, अभी हमारे पास नेटवर्क आईडी 10.10.10 की चल रही, तो 10.10 के जितने भी आईपी होंगे उसके अगेंस्ट ही अपने पास एंट्री रख लेगा। तो अभी अगर मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये एंट्री की है, और अगर मैं इसको अपडेट करवाता हूँ यहाँ से SRV की और इसकी भी, और मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे पास वो एंट्री आ चुकी है। अब ये एंट्री कर क्या रही हैं कि अगर आप ये देखें NS लुकअप में जाते हैं तो अभी तक हमने देखा था कि अगर ITPC लिखता हूँ तो वो IP लेके आ रहा है, लेकिन अब अगर मैं IP लिखूंगा तो वो उस IP के अगेंस्ट जितने भी सर्वर्स हैं, जितनी भी एंट्रीज वो ले जाएगा। जैसे इस IP के अगेंस्ट IT/PC है। अब मैं करता हूं, मैं इस आईपी के अगेंस्ट एक और एंट्री डाल देता हूं हमजा/पीसी, और यही इसका आईपी दे देता हूं 10.10.2। ठीक है, अब के जब मैंने एंट्री कर दी यार वो मेरे पॉइंटर रिकॉर्ड में भी आ जानी चाहिए। अब 10.10.2 के अगेंस्ट मेरे पास दो आईपी हैं, दो नेम है। तो अब अगर मैं 10.10.2 को रिजॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास इस चीज को दो आईपी से मेरे पास दिखाने चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है हमजा.पीसी एक दफा ले आया, दूसरी दफा किया मैंने ITPC ले आया, फिर मैंने किया हमजा पीसी, फिर ITPC, फिर हमजा पीसी। राउंड रॉबिन कर रहा है क्योंकि जो ट्रैफिक जो उसको नेम पहले मिल रहा है वो नेम वो मुझे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिजर्व लुकअप जोन की थोड़ी सी। मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया इस बारे में, अब आपको अंडरस्टैंड, अभी आपको मैंने सिर्फ बेसिक पढ़ाए हैं कि डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है, फॉरवर्ड जो जोन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यू जोन कैसे बनता है जो कि हम नॉर्मली नहीं बनाते क्योंकि अभी हम टेस्ट एनवायरनमेंट में हम आगे जाके बनाएंगे, और रिजर्व लुकअप जोन इसका कैसे काम करता है। ठीक है गाइस,
तो ये तो थी हमारी डीएनएस की छोटी सी क्लास कि डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम आगे जाके अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके और डीप जाएंगे डीएनएस सर्वर के अंदर, के डीएनएस सर्वर की और फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, ए रैकेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, सी नेम, क्लॉनिकल नेम, ये चीज़ें क्या होती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।